ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्टोरिकल स्कूल। दोस्तों, हिस्टोरिकल स्कूल उतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी? इसकी दो वजह है। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका जो ओपिनियन है, वो तो काफी क्लियर है और सिंपल है। बट क्योंकि इसमें जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कुछ ज्यादा हैं, और वो जो प्रोपोनेंट्स बातें बोलते हैं अपने ही स्कूल के बारे में, वो भी कुछ मिक्स 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 टाइप का हमको इंडिकेशन देती हैं। अगर मैं आपको ब्रॉडली समझाने की करूं कोशिश की, तीन चार पॉइंटर्स में, हाउ वुड यू डिफाइन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, तो बच्चे उसके लिए ये वाली स्लाइड है। ये वाली स्लाइड में जिस्ट है हिस्टोरिकल स्कूल का, कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो लगभग जो सारे प्रोपोनेंट्स हैं इस स्कूल के, उन्होंने कहीं ना कहीं उस बात को माना है। तो देखते हैं, यूनिवर्सल नेचर देखते हैं। जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल है वो कहता है लॉ, ये जो शब्द है, इसी के बारे में पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोस्तों, पूरा सब्जेक्ट इसी एक शब्द के बारे में ना। तो हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है ये जो शब्द है ना, लॉ, ये एग्रीगेट है और एक फॉर्म है। किस चीज की फॉर्म है? देखते हैं, सोशल कस्टम्स की। यहां पे हमें जो ज्यादा फोकस देना है वो ये दूसरे शब्द पे देना है, कस्टम्स की। ध्यान रखना और अपने दिमाग में एनालिटिकल स्कूल को और याद रखो कि ऑस्टिन क्या कह रहे थे। ऑस्टिन को अपने दिमाग के एक साइड में बिठा दो और एनालाइज करो कि हिस्टोरिकल स्कूल कैसे डिफरेंट है। हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है ये जो लॉ है ना, वो कुछ भी चीज है ही नहीं। देखो, ये बहुत ब्यूटी है हिस्टोरिकल स्कूल की। वो कहता है लॉ जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप ढूंढ रहे हो लॉ क्या है, लॉ क्या है? लॉ कुछ है ही नहीं। इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। इट इज समथिंग विच एग्जिस्ट बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एक ऐसी चीज है जो है, बट जरूरी नहीं है आपको उसके बारे में पता हो, या आपको कभी एहसास भी हुआ हो कि आप किसी लॉ से चल रहे हो। और वो, ये बात में सच्चाई है बच्चे। अभी देखो, पहला वो कह रहे हैं कि लॉ कुछ नहीं है, सोशल कस्टम्स है। सोशल कस्टम्स मतलब जो भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में अपने चीजों में अपनी लाइफ को रेगुलेट करते हैं, जिनसे, वो लॉ है। उसके साथ साथ जो भी इकोनॉमिक सेंसिबिलिटी हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं, सब चीजें। ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ होगा, या इकोनॉमिक लॉ किसी कमेटी ने जिस पे रिसर्च करी हुई, नहीं। हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है जो इकोनॉमिक सेंसिबिलिटी हर एक आम आदमी अपने रोज के जीवन में जो अप्लाई करता है, जो एक सोसाइटी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हुए जो रोज हर व्यापार में हर चीज में करता है, वो सब लॉ है। तो जो इकोनॉमिक सेंसिबिलिटी है, साथ ही साथ जो भी रिलीजियस कन्वेंशन है, जो भी धार्मिक मान्यताएं हम मान के चलते हैं, जिनसे हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, अपने समाज को जिस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, वो भी दोस्तों लॉ है। और ये ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ जो भी पॉलिटिकल हिकअप्स होते रहते हैं, मतलब जो राजनीतिक उठापटक होती रहती है, जो चीजें होती रहती हैं कि ये सरकार वो सरकार, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, ये सब भी दोस्तों कहीं ना कहीं लॉ की डेफिनेशन में ही करता है। और ये जो चार कंपोनेंट हैं, इनका जो आपस में समन्वय है, जो आपस में रिलेशनशिप है, वो भी एक लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आप देखो, आप अपनी लाइफ देखो, आपकी जो लाइफ है आज के समय पे, वो ये जो चार पॉइंटर्स लिखे हैं, उन्हीं के बेसिस पे चलती है, उन्हीं के द्वारा रेगुलेट होती है। पहला, सोसाइटी आपको रेगुलेट करती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। याद करो, पहला जवाब क्या आया था कल जब मैंने पूछा था लॉ क्या था? व्हाट इज राइट और रॉन्ग? तो कौन बताता है आपको? आपके सोशल कस्टम्स बताते हैं, सोसाइटी बताती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी नॉट इन द सेंस कि वो कंट्री की जीडीपी कितनी, इकोनॉमी इन द सेंस व्हाट इज द सिस्टम दैट इज फॉलोड। जो हमारा, जो लोग एक दूसरे से इकोनॉमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ लॉ। थर्ड, रिलीजन काफी कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंट्री में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट आई वुड से जिन कंट्रीज में अब रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट भले ही नहीं हो,
वहां के लोगों को ऐसा लगता है, वो बहुत बड़े धोखे में है। जितने भी वो लॉ फॉलो कर रहे हैं बिलीविंग कि वो तो रिलीजन से ऊपर आ गए हैं, वो तो लिबरल हो गए हैं, वो तो मॉडर्न हो गए हैं, 99% of those laws are coming out of these religious conventions only. And finally, the fourth aspect जो हमको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, वो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल हिकअप्स होते हैं। तो ये चारों ही कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल लॉ स्कूल, वो कह रहे हैं ये चारों ही चीजें लॉ की डेफिनेशन में गिरती हैं, और लॉ कुछ नहीं है, इन सारी चीजों का आपस में इंटरेक्शन ही है। समझो। वापिस जाओ ऑस्टिन पे। ऑस्टिन क्या कह रहा था? कुछ नहीं है लॉ, लॉ वो है जो सोवरेन की कमांड है। हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है क्या? सोवरेन वोवरेन कुछ नहीं होता, राजा वाजा कुछ नहीं होता। लॉ वो है जो सोसाइटी डिटरमाइन करती है, किसी सोसाइटी की इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, जो धर्म डिटरमाइन करता है, और जो राजनीतिक सिचुएशन डिटरमाइन करता है। अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल स्कूल के लिए वो जो सोवरेन वाली बात है, कमांड और सोवरेन वाली बात है, वो एक छोटा सा कंपोनेंट है। और वो कहाँ गिरेगा? ये पॉलिटिकल हिकअप वाली चीज में। आज ये राजा, कल वो राजा, है ना? वही तो सोवरेन बन जाता है ऑस्टिन के लिए। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ जो पार्लियामेंट है, वो सोवरेन है। कल को रेवोल्यूशन आएगा कंट्री में, कोई दूसरा सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो सोवरेन बन जाएगा। यही तो बात कह रहा है हिस्टोरिकल स्कूल। पर वो कह रहा है खाली यही लॉ नहीं है, ये तीन भी तो लॉ है। क्योंकि जो भी चीजें, ध्यान से सुनो, जो भी चीजें यहां पे होती हैं उनका सीधा सीधा रिलेशन होता है इन तीनों से। कोई भी रूलर कहीं अंधेरे कमरे में बैठकर डिसीजन तो लेता नहीं है, उसको भी समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसको भी अपने देश की इकोनॉमिक सिचुएशन या लोगों का इकोनॉमिक इंटरेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे धर्म की कन्वेंशंस को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो राजा भी कोई भले ही कितना भी सोवरेन हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से उसको सपना आएगा और वो बोलेगा कि ये कानून बना देते हैं, ऐसा तो नहीं है। he has to take into consideration all these three things। तो जब हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि जो लॉ है वो कुछ भी नहीं है, इन चारों चीजों का इंटरेक्शन है, तो बात में दम है। आपका क्या सोचना है बच्चे, बताओ, क्या लग रहा है कि कितना सही है हिस्टोरिकल स्कूल? समझ में आया? पहले मुझे आंसर करो, समझ में आया जो पढ़ाया अभी? यस सर। सबको यस क्लियर सर। है? ये यस सर। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए कि सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लॉ, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब सोचो इसके बारे में। आपने इतना लॉ पढ़ा है, आपने लाइफ जी है, आप सभी लोग मुझे लगता है 20 या 20 के अराउंड तो हो गई एटलीस्ट। तो बताओ अपने एक्सपीरियंस से, क्या लगता है हिस्टोरिकल स्कूल यहाँ पे सही बात कह रहा है या फिर थोड़ा बहुत दम है? सुन सकते हैं इसको आगे? किसको सर लगता है पूरा कि हाँ हाँ हाँ? पूरा सही तो नहीं है, बट थोड़ा सा तो मतलब ठीक ठाक लग रहा है। मतलब थोड़ा तो लग अभी भी देखेंगे तो ठीक ठीक लग रहा है, बट पूरा 100% सही नहीं। अच्छा। और ऑस्टिन और हिस्टोरिकल स्कूल में चुनना हो तो कितने लोग ऑस्टिन चुनेंगे? ऑस्टिन बोले, कौन है ऑस्टिन वाला? सर एनालिटिकल स्कूल से ज्यादा सही बात इसमें कही गई है, मतलब उसमें थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा हो रही थी। और किसको लग रहा है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ज्यादा अच्छा था ऑस्टिन वाला, कि सीधे सीधे बोल दो जो सोवरेन चाहता है वो कानून होता है? कौन, किसको लग रहा है अभी भी ऑस्टिन में दम ज्यादा है, वो ज्यादा क्लोज है रियलिटी के? सर प्रेजेंट तो वही चल रहा है ना सर, लॉ बना है उसी आधार पर चल रहा है, बेसिस पे। तो वही, जैसे मैंने आपको लेक्चर को शुरू किया था कि ये जो पैटर्न मैंने क्लासेस को डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक लेवल पे बने, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बने। तो हमने ऑस्टिन को जाना, और सब आप बच्चे ये बात को मानोगे कि कुछ बातें ऑस्टिन की बहुत सही थी और कुछ बातें बहुत खराब थी।
और वही वही चीज हिस्टोरिकल के साथ होगी। कुछ बातें हिस्टोरिकल बहुत बहुत एप्ट कहेगा, जहां पे आपको ऑस्टिन भी लगेगा कि ऑस्टिन में उतनी दम नहीं थी, बट कुछ प्रॉब्लम हिस्टोरिकल के साथ भी है। सो इट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन जो परफेक्शन लेके आएगा। ठीक है, जहां तक हिस्टोरिकल की बात है, ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई है अभी तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल में। ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। तो जब भी आप अपना आंसर शुरू करेंगे, यू नीड टू स्टार्ट विद दीज पॉइंट्स। ठीक है, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अब देखिए, स्टेटमेंट्स कुछ बोलूंगा जिसमें हिस्टोरिकल स्कूल बिलीव करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल मानता है कि जो लॉ है, लॉ इज फॉर्मुलेटेड फॉर द पीपल, लोगों के लिए बनाया जाता है, और बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही बनाया जाता है। हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है ये जो लॉ है, ये लोग ही बनाते हैं और लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल स्कूल की, ये काफी क्लोज है ऑस्टिन के आइडिया से। क्योंकि ऑस्टिन में क्या कहता था कि लॉ क्या है, जो सोवरिन बनाता है वो भी एक इंडिविजुअल है, और किसके लिए बनाता है, बाकी के इंडिविजुअल्स के लिए। और जो सोवरिन है वो क्यों लॉ बना रहा है, क्योंकि उसका कंट्रोल है बाकी के लोगों पे। तो ऑस्टिन ने कैसे रखा था, सोवरिन वर्सेस एंटायर सोसाइटी। हिस्टोरिकल भी कुछ ऐसी बात कह रहा है, यही कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग ही बनाते हैं, बट वो सोवरिन वर्सेस एंटायर सोसाइटी नहीं कर रहा, वो कर रहा है पीपल वर्सेस पीपल। लोग ही बना रहे हैं और अपने लिए ही बना रहे हैं। थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की तरफ ज्यादा क्लोज है हिस्टोरिकल स्कूल, और थोड़ा सा टेरेने की तरफ जाता है ऑस्टिन का आइडिया, है ना। एक ये बात है, पर सिमिलैरिटी क्या है दोनों दोनों में, ये बात सब दोनों लोग मान रहे हैं कि लोग ही बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं। जो कि अलग जाएगा किससे, नेचुरल लॉ स्कूल से, जो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर जो ऐसे लोग हैं जो प्रपोज करते हैं कि लॉ जो है वो ऐसी चीज है जो भगवान ने बनाई है। एक कॉन्सेप्ट होता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ मतलब एक ऐसा कानून जो भगवान ने बनाया गया। तो कई स्कूल्स हैं वो इसी थॉट में फंसे हुए हैं कि भगवान बनाता है लॉ। ठीक है, तो उससे हटके ऑस्टिन की बात मान के हिस्टोरिकल स्कूल ये बात पे तो एग्री कर रहा है कि हाँ, लोग ही बना रहे हैं, लोगों के लिए ही बना रहे हैं। पर यहाँ पे जो शब्द है जो हिस्टोरिकल यूज कर रहा है वो पीपल है, लोग है। पर ऑस्टिन क्या शब्द यूज करता था, सोवरिन बना रहा है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। है तो सोवरिन भी एक इंसान, पर वो फर्क कर देता है, सोवरिन को सुपीरियर बता देता है और सोसाइटी को इंफीरियर बता देता है। बट ऐसी कोई डिस्कशन, ऐसा कोई जिक्र हमारे हिस्टोरिकल स्कूल में नहीं है। वो लगभग लगभग दोनों को बराबर ही मान रहे हैं। पर मैं कहूं एक हद तक वो लोगों को एक ही मान रहा है। वही लोग हैं जो कानून बना रहे हैं, और वही लोग हैं जिनके लिए कानून बन रहा है। याद करो डेमोक्रेसी में आप क्या पढ़ते हो, व्हाट इज डेमोक्रेसी? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, अगर एक लाइन में आप बताओगे तो? सर, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये हमने 1000 बार सुनी है स्टेटमेंट, 1000 बार सुनी है। तो वही स्टेटमेंट लगभग लगभग हिस्टोरिकल स्कूल भी कह रहा है। पर यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को नहीं डिफाइन कर रहा, लोकतंत्र को डिफाइन नहीं कर रहा, रादर वो लॉ को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात जो हमने हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में सीखी वो ये है कि हिस्टोरिकल स्कूल ये एक्सेप्ट करता है कि पीपल ही बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, और बाकी के ह्यूमन बींग्स के लिए बनाते हैं। तो काफी हद तक क्लोज भी है ऑस्ट्रेलियन स्कूल से, एनालिटिकल स्कूल से, पर थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये वाली बात सबको क्लियर है कि कैसे क्लोज है और कैसे डिफरेंट है? यस और यस बोलो फटाफट। यस सर। यस प्लीज। यस सर। यस सर। सर, हम्म सर जैसे वो एनालिटिकल स्कूल था वो जॉन ऑस्टिन ने दिया था, ऐसे ही हिस्टोरिकल स्कूल भी किसी जूरिस्ट ने दिया है या फिर? हाँ हाँ, वही मैंने शुरू में बोला ना, हिस्टोरिकल स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, बट उसके प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्रोपोनेंट्स 3-4 लोग हैं जिन्होंने मेनली कंट्रीब्यूट किया है। तीनों चारों को मैं पढ़ाऊंगा, और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमेशा जब एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है। तो हाँ, इसमें भी है, सेविग्नी को हम पढ़ेंगे, मोंटेस्क्यू को हम पढ़ेंगे, अभी आने वाली स्लाइड्स में आएंगे। ठीक है, ओके। तीसरा स्टेटमेंट इनफैक्ट हिस्टोरिकल स्कूल का,
और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हिस्टोरिकल स्कूल को बिल्कुल अलग कर देता है बाकी के सारे स्कूल से, इंक्लूडिंग एनालिटिकल स्कूल से। इस बात पे तो एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल बिल्कुल एग्री कर ही नहीं सकते। और हिस्टोरिकल स्कूल कहता है जो भी लॉ है, जिसको हम आज लॉ बोलते हैं, चाहे वो स्टैट्यूटरी लॉ हो, चाहे वो जज मेड लॉ हो, चाहे वो रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जिसको भी आप लॉ कहना चाहते हो या लॉ कहते हो आज के समय पे, हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि सबके सोर्स, सबके बेस पे कस्टम्स है। कस्टम्स आर द जेनेसिस ऑफ ऑल लॉज। इनफैक्ट हिस्टोरिकल स्कूल यहां तक जाता है कि जब सोवरेन भी कोई लॉ बनाता है, जब कोई रूलर, पार्लियामेंट, कोई भी व्यक्ति जिसको लॉ बनाने की पावर है, जब वो भी लॉ बनाता है और उसे लग रहा है कि वो अपनी मनमर्जी से लॉ बना रहा है, उसे लगता है ऐसा, पर सच्चाई ये है कि उस लॉ का बेसिस भी हमेशा कस्टम्स ही होता है, हमेशा। और ये बात हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी ऑड लगे, बट लेट मी टेल यू गाइस, इफ यू थिंक इन अ राइट मैनर, अगर सही से इस बात पे सोचा जाए और विचार करा जाए और एक एक लॉ को एनालाइज किया जाए, देयर विल ऑलवेज बी अ हिस्ट्री बिहाइंड इट, हमेशा। एंड हिस्ट्री मीन्स कस्टम्स। कोई भी लॉ उठा लो जो आपको सबसे अल्ट्रा मॉडर्न लगता हो ना आज के टाइम पे, कि इसका तो कुछ था ही नहीं, दिस इज दिस थिंग विच इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसका भी बच्चे कहीं ना कहीं बेसिस आपको मिलेगा यहीं पे, कस्टम्स में। तो हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि आप कितने भी अलग अलग नाम कर लो, म्युनिसिपल लॉ बोलो, इंटरनेशनल लॉ बोल लो, पार्लियामेंट्री लॉ बोल लो, एग्जीक्यूटिव लॉ बोल लो, जज मेड लॉ बोल लो, जो आपको सेग्रीगेशन करना है कर लो, कितना भी मॉडर्न लॉ बोल लो, जो आप बोलना चाहते हो अपने आप को खुश करने के लिए आप बोल लो। बट अगर आप सच में आपने रिसर्च करी है और अगर आप ऑनेस्ट हैं, you will always be able to trace that law to a custom or a set of customs, कोई भी law, and this is the open challenge of historical law, historical school, and I tried it myself। मैंने एक से एक मॉडर्न देखा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंपटीशन लॉ से रिलेटेड, ये बहुत यूनिक फील्ड्स हैं सारे, बिजनेस लॉ से रिलेटेड, क्योंकि इनको हम अल्ट्रा मॉडर्न मानते हैं ना, कि दिस इज समथिंग विच केम आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करी, आई ऑलवेज फाउंड अ सोर्स, and that always took me to some custom, some history, always। I've not been able to find a single unique for the first time created law so far। और यही ड्यूटी मैं आपको पास ओवर करता हूं आज। कोई भी स्टैट्यूट देखो आगे लाइफ में जो आपको लगता है कि ये तो पहली बार हुई है चीज, उसको रिसर्च करना, यू विल फाइंड समथिंग फॉर श्योर, 99.9%। And this is exactly what historical law is saying, historical school is saying, that there are always going to be certain custom or customs at the basis of all laws, all laws। समझ में आया बच्चा ये स्टेटमेंट? Yes, sir. एग्री करते हो? एग्री करते हो तो यस बोलो, नहीं करते हो तो नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब कोई ऐसा है जो ऑस्टिन के फैन से धीरे धीरे हिस्टोरिकल का फैन होने लगा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. राइट, दिस इज व्हाट हैपेंस। द मोर यू रीड, जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ज्यादा जानते हो। ये मेरे साथ भी यही होता है, ठीक है। कल कितना मैं इम्प्रेस था ऑस्टिन से, कल पढ़ के आया था ऑस्टिन को, ये बात वो बात की, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। पर जब हिस्टोरिकल ने अपनी बात कहनी शुरू करी, और हिस्टोरिकल स्कूल के जो ऑथर्स है ना, जो ये प्रोपोनेंट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ये बोलते हैं और ये मजाक बनाते हैं लोगों का, इनको अगर आप पढ़ोगे तो। मेरे पास एक किताब पढ़ी है सेवनी की, वो मैं पढ़ रहा था, वो बार बार इस बात को बोलते हैं
कि आप लोग अपने आप को कितना भी उल्लू बना लो, ये तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अपने उसमें बोलते थे कि आप कितना भी अपने आप को मिसगाइड कर लो, कितना भी खुश कर लो कि मैं सोवरेन हूँ और मैं अपनी मनमर्जी चला रहा हूँ, मैं टायरेंट हूँ, नहीं हो। यू आर नॉट द फर्स्ट, और व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड। उसका हमेशा देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट। ठीक है, तो ये बात हिस्टोरिकल। अगली स्टेटमेंट, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, खास करके पहला वाला। हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कभी भी लॉ को बनाया नहीं जा सकता, नो फॉर्मेशन ऑफ लॉ बाय जजेस और गॉड। पहले गॉड वाला बता देता हूं कि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। हिस्टोरिकल स्कूल मानता है कभी भी गॉड जो है, भगवान जो है, वो लॉ नहीं बनाते, और इसलिए जो भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जो कल डिस्कस कर रहे थे ना, ऑस्टिन कह रहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, वो ऑस्टिन क्या कहता है, ये हैं तो लॉ, बिल्कुल ये लॉ है, पर ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, इसलिए उस बेसिस पे उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था। हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है ये जो जो भी चीजें हैं, नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जिनको हम मानते हैं कि कोई कहीं पे भगवान बैठा है और उसने ये सब बनाया है, तो वो लॉ नहीं है, दैट इज नॉट लॉ। उनको हम, ये जो शब्द है ना, जो हम ये शब्द यूज करते हैं लॉ टू रिफर टू नेचुरल फिनोमिनाज, वो गलत है, वो सही चीज नहीं है। क्योंकि अगर इस शब्द को आप सही मायनों में समझो, लॉ मतलब कानून, और कानून हमेशा बनता है किसके लिए, देयर हैज टू बी सम subjects who accept that law। वो इस ऑस्ट्रेलियन वाला प्रिंसिपल की एक सोवरेन बना रहा है, और बाकी के लोग हैं जो उसको ओबीडियंस देंगे, तो उसके एब्सेंस में लॉ एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। फॉर दैट रीजन जो गॉड ने जो चीजें क्रिएट की हैं वो यूनिवर्सल फिनोमिनाज हैं, दे आर नॉट लॉज, दे आर यूनिवर्सल फिनोमिनाज। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, वो बोलते हैं इमेजिन करो आप कोई मशीन देख रहे हो, कोई भी ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हो, उस मशीन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कोई एक डिफरेंट पार्ट है वो अपना फंक्शन करता है, दूसरा पार्ट है वो अपना फंक्शन करता है, और इन कोलैबोरेशन वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं, आर वी गोइंग टू कॉल दिस प्रोसेस लॉ? क्या हम ये बोलने वाले हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट इस मशीन का कर रहा है वो लॉ है, या किसी लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है? वो बोल रहा है कि हाँ, एक लीनियरिटी है, एक सिस्टम है, उसके हिसाब से ही चीजें हो रही हैं कि वो मशीन इतनी बार हिलेगी, इतना हिलेगी, इतने टाइम तक हिलेगी, इतना करंट खाएगी। हाँ, लीनियरिटी है, पंक्चुअलिटी है, वो सारी चीजें हैं, बट दे आर नॉट लॉस, दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ थिंग। ऐसे ही जो गॉड ने बनाया है, दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, सो दे आर नॉट लॉ इन द ट्रू सेंस। ठीक है, तो गॉड के लिए तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था। जजेस के लिए, जज जो बनाते हैं, जज मेड लॉ, जो प्रेसिडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट्स पढ़ेंगे, तो उसको लॉ मानने से इनकार कर देते हैं। कौन? हिस्टोरिकल स्कूल। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कोशिश की समझने की दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस, और मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं जो उनके आर्ग्यूमेंट्स आए। पहला तो उनका यही आर्ग्यूमेंट था जो हमने पहले भी डिस्कस किया। वो ये बोल रहे थे कि जो जजेस, व्हाट जजेस एक्चुअली डू इज टू इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग लॉ एंड अप्लाई द एग्जिस्टिंग लॉ। समझना, बहुत ध्यान से सुनना। जज क्या करता है, जज कभी लॉ बनाता नहीं है, जज क्या करता है, लॉ को इंटरप्रेट करता है और अप्लाई करता है। और जब, सुनिए अब ध्यान से सुनो, जज मेड लॉ, ये जो शब्द है दोस्तों हम तभी यूज करते हैं जब हम लॉ को ऐसा समझते हैं कि लॉ वो है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, बस। जब हम अपने लॉ का कॉन्सेप्ट, लॉ की डेफिनेशन खाली पार्लियामेंट तक या फिर ऑस्टिन के हिसाब से सोवरेन तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और उस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि कोई कोर्ट ऑफ लॉ अपना डिसीजन दे रहा है जिससे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ कुछ नया है जो पार्लियामेंट ने नहीं किया या सोवरेन ने नहीं किया, तब तो हम कहते हैं कि वो जज मेड लॉ है। पर हिस्टोरिकल स्कूल कह रहा है
कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, हम तो ये कह ही नहीं रहे सोवरेन लॉ बनाता है, हम तो ये कह रहे हैं कस्टम्स आर एट द बेसिस ऑफ ऑल लॉज। और कस्टम ही जब लॉ है, वो खाली पार्लियामेंट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो प्रिंसिपल जजेस पे भी अप्लाई होता है। तो भले ही जज कुछ नया कह रहा हो जो पार्लियामेंट ने अभी तक नहीं कहा है, वो जजमेंट लॉ नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। क्योंकि वो चीज जो अभी तक पार्लियामेंट ने नहीं की और जो जज करने की कोशिश कर रहा है, उसके भी तो बेस पे कस्टम ही होगा। और हिस्टोरिकल स्कूल ने तो कह दी कि कस्टम ही लॉ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किस किस को समझ में आई ये वाली बात? यस बोलो, नहीं आई नो बोलो। नो सर। नो सर। किसी की नहीं आई? कोई ऐसा नहीं है जिसको ये वाली बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, थोड़ा क्लोज पहुंचोगे, ठीक है, मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूं। पहले जाते हैं हिस्ट्री में। अब अपने दिमाग को एनालाइज करो, अपने दिमाग को खोलो। ये जो शब्द है, ध्यान से देखना, प्रेसिडेंट या फिर जज मेड लॉ, ये दो शब्द हम यूज करते हैं कब? जब जुडिशियरी कोई ऐसा प्रिंसिपल डेवलप करती है जो अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया गया, या फिर जो पार्लियामेंट का लॉ है, द सो कॉल्ड लॉ, उससे डिफर करता है। केशव नंदा भारती जजमेंट ले लो, मिनर्वा मिल्स केस ले लो, नर्मदा बचाओ आंदोलन ले लो। इसीलिए तो हम उसको बोलते हैं जज मेड लॉ, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कुछ अलग किया है या कुछ ऐसा किया है जो पार्लियामेंट ने नहीं किया था। ठीक है, इसलिए जब भी हम प्रेसिडेंट बोलते हैं या जजमेंट लॉ बोलते हैं, उसके लिए हम किसको आधार मानते हैं? वो लॉ जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाया। मतलब अगर कोई चीज है जिसके बारे में पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है और उसके बारे में अगर जज लॉ बना देता है, उसको बोल देते हैं हम जजमेंट लॉ। यहां तक क्लियर है? दिस इज द प्रिंसिपल, राइट? यस सर। यस सर। पार्लियामेंट को हम बेस पे रखते हैं, और पार्लियामेंट को बेस पे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी जो रेस्ट्रिक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम ऑस्टिन के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हम लॉ उसी चीज को मानते हैं जो पार्लियामेंट करती है। एक्सेप्टेड? यस बोलो। यस सर। पर हिस्टोरिकल स्कूल तो दोस्तों कह रहा है कि जो पार्लियामेंट करती है वो लॉ केवल केवल वो लॉ थोड़ी ना है, वो तो कह रहा है कि सोसाइटल कस्टम्स, इकोनॉमिक इंटरेक्शंस, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो सारी चीज लॉ है। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो ऑल कस्टम्स आर लॉ, ना केवल जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, बट एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज लॉ। तो जज चाहे कुछ भी बना ले, वो होगा तो इसी का पार्ट। It will either come from the society or from the economy or from the politics or from the religion. कहीं नहीं बिल्कुल चीज तो लेनी आएगा ना मार्स पे जाके। तो इट विल बी, मैंने क्या बोला, अगर आप सही से सोचो तो हर लॉ का हिस्ट्री ढूंढ सकते हो कस्टम में। और हिस्टोरिकल स्कूल क्या कह रहा है? कस्टम ही लॉ है, हमें पार्लियामेंट जो डिक्लेयर करता है उसकी जरूरत नहीं है, उसके डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी लॉज। तो जज कुछ भी बना ले, कुछ भी कितना भी यूनिक दे ले पार्लियामेंट से अलग, पर जब हम कस्टम्स को ही लॉ मान के बैठे हैं, तो जजमेंट लॉ के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है कुछ नया लाने का। तो जज कभी लॉ तो बना ही नहीं सकता। व्हाट ही कैन डू, ही कैन ओनली अप्लाई दिस लॉ, द कस्टम लॉ। अब समझ में आया या अभी भी नहीं आया? और ऑनेस्ट रहना, अगर नहीं आया तो भी ऑनेस्ट रहना। समझ पा रहे हो कि जब पार्लियामेंट को बेस पे लेते हैं तभी आती है बात जजमेंट लॉ की, बट अगर हम कस्टम्स को बेस पे ले लेंगे तो जजमेंट के लिए कुछ स्कोप ही नहीं बचा बच्चे। क्लियर है? यस। उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा अभी भी डाउट है। कोई बात नहीं है, अभी जो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो रिवाइंड करके 2-3 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। यस सर। यस सर। तो यहां से हमने क्या सीखा?
जो लॉज हैं वो कभी भी जजेस के द्वारा या फिर भगवान के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। एक लाइन से देखो कितना बड़ा डिस्कशन निकल के आता है। अगली लाइन, जो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल है वो डेवलप कैसे हुआ? हिस्टोरिकल स्कूल दो स्कूल्स को जवाब देने के लिए डेवलप हुआ था। पहला है नेचुरल स्कूल, जिसको हमको पढ़ना है, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक पढ़ेंगे, और एनालिटिकल थॉट। एनालिटिकल स्कूल मतलब जो हमारे ऑस्टिन साहब थे, इन दो लोगों को गलत साबित करने के लिए हिस्टोरिकल स्कूल इमर्ज हुआ था। नेचुरल स्कूल को क्या गलत साबित करता है? हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि भगवान कोई लॉ नहीं बनाते, एवरी लॉ इज सोर्स टू कस्टम, हिस्ट्री, इकोनॉमी, द रिलीजन। ऐसे ही एनालिटिकल थॉट को काउंटर करता है और बोलता है आपका सोवरेन कुछ नहीं है, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, अपने मनी मन में खुश हो रहा है बिना बात के, क्योंकि इनफैक्ट वॉट एवर ही डज कैन बी सोर्स टू अ कस्टम विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो एक्चुअली द कस्टम इज द लॉ। और जो हमारा सोवरेन है वो कुछ नहीं कर रहा उसको रिकॉग्नाइज करने के अलावा। ठीक है, तो इट वॉज ए काउंटर टू नेचुरल स्कूल और एनालिटिकल थॉट। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। अब बात है हमारे जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो सबसे पहला नाम जिसको आप फाउंडर भी बोल सकते हो, मतलब नॉट द फाउंडर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मॉन्टेस्क्यू एक ऐसा बंदा है जिससे जो बाकी के प्रोपोनेंट्स हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। जो मेन प्रोपोनेंट्स है ना, सेविग्नी, जो मेन व्यक्ति है इस हिस्टोरिकल स्कूल का, जिसको हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इनको बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू को हम ऐसे मानते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसने हिस्टोरिकल स्कूल की फाउंडेशन रखी, नींव रखी कि क्या होगा हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, इन्होंने बातें कम कही, पर जो बातें कही वो बहुत सटीक कही। एक बात इन्होंने बिल्कुल सेम कही जो हमारा ऑस्टिन भी कहता है, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, पर उसका सेंस जो है वो बिल्कुल अपोजिट है ऑस्टिन से। ऑस्टिन ने भी, हमने कल पढ़ा, कहा था कि कोई भी अच्छा लॉ या बुरा लॉ जैसी कोई चीज नहीं होती। लॉ इज लॉ, हर कमांड जो सोवरेन की है वो लॉ है। अब चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उससे उसके लॉ होने पे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता। द एग्जैक्टली सेम थिंग इज बीइंग सेड बाय मॉन्टेस्क्यू। वो भी कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा लॉ या बुरा लॉ नहीं होता, लॉ लॉ होता है। पर यहां से वो डिफरेंट होते हैं और वो बोलते हैं कि लॉ जो है वो कस्टम से निकल रहा है। अब कस्टम अच्छा हो तो भी लॉ है, कस्टम बुरा हो तो भी लॉ है। लॉ वो लॉ है। कोई किसी कस्टम का या हिस्ट्री का या किसी सोसाइटल एस्पेक्ट का खराब हो जाना उसके लॉ होने की उपाधि को नहीं छीन सकता। तो वही बात, जैसे ऑस्टिन ये रिकॉग्नाइज कर रहा था कि जो सोवरेन है, हो सकता है कि वो गलत कानून बना दे, खराब कानून बना दे, पर वो कानून रहेगा। ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई गलत हिस्ट्री हो, गलत कस्टम हो, पर वो कानून रहेगा। गलत होने की वजह से ये नहीं कह सकते कि दैट इज नॉट लॉ, मतलब पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे सिमिलैरिटी है, एट द सेम टाइम कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। और बहुत सीधा किया यहां से, ये एक बात थी। अगर आपको सच में जानना है कि मॉन्टेस्क्यू को क्यों बोला जा रहा है कि उन्होंने अपने फाउंडेशन रखा हिस्टोरिकल स्कूल का, बस इस एक पॉइंट की वजह से उन्होंने कह दिया लॉ दोस्तों कुछ भी नहीं है, लॉ सोसाइटी है। लॉ ना ही सोवरेन है ऑस्टिन के हिसाब से, जो कहता है ऑस्टिन, लॉ ना ही भगवान है जो नेचुरल लॉ स्कूल कहता है, और लॉ ना ही फिलॉसफी है जो फिलोसफिकल स्कूल कहता है। लॉ सोसाइटी है। अगर आपको लॉ जानना है, आप सोसाइटी को देख लो। वही बातें जो शुरू में पढ़ी थी, उसका सोशल कस्टम्स देखो, उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखो, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन देखो, और उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर देखो। किसी भी सोसाइटी का आप ये चार चीजें देख लोगे, आप उसका लॉ जान लोगे। आपको पार्लियामेंट जाके या यूनिवर्सल के स्टैट्यूट खरीदने की जरूरत नहीं है किसी कंट्री का या किसी जगह का लॉ जानने के लिए। यू नीड टू फोकस ऑन दीज थ्री और फोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी, और आपको पता चल जाएगा कि लॉ क्या है। दैट इज ट्रू लॉ। और यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल के जो बैरिक्स में आप पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट ट्रू लॉ, दैट इज ओनली दी रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ। पार्लियामेंट बस रिकॉग्नाइज कर रही है, कुछ बना नहीं रही है। तो यूनिवर्सल में जो लिख रहा है वो कोई नया कानून
नहीं, and that is a custom already there, already having the force of law. उसको बस स्टैट्यूटरी लॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है बच्चे कि मैं आगे भाग रहा हूं आपकी थिंकिंग से? आ रही है sir. साथ में हो मेरे? सब लोग साथ में हो तो यस बोलो। यस सर। Yes sir. ठीक है। और क्योंकि मॉन्टेस्क्यू बोलते थे कि लॉ कुछ नहीं है, वो सोसाइटी है, तो ऑब्वियसली लॉ हमेशा चेंज होगा सोसाइटी के साथ। और ये जो लाइन है इसके दो सेंसेस हैं, और दोनों सेंसेस में कहना चाह रहे थे मॉन्टेस्क्यू ने बोला हर सोसाइटी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर क्यों सोसाइटी डिफरेंट होती है बच्चे? मेन फर्क, अच्छा अब अपने आप से पूछते हैं, मॉन्टेस्क्यू को एक सेकंड के लिए भूल जाओ। बच्चे आपको क्या लगता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड अ कंट्री ऑफ यूरोप? मानो कंपेयर कर रहे हैं हम इंडिया को नॉर्वे से या फिर स्विट्जरलैंड से। व्हाट इज द मेन डिफरेंस जिसकी वजह से अगर एक हमारा स्विट्जरलैंड का बंदा हो उसको बैठा दूं और एक इंडियन बंदे को बैठा दूं, उसमें मेन फर्क क्या होगा? अगर उनके लुक्स के अलावा हम सोचें तो व्हाट वुड बी द मेन डिफरेंस, और सारे डिफरेंसेस की वजह क्या होगी? सर उनके कस्टम्स। उनकी, क्योंकि क्या होगी, हम बोलते भी अपने डे टू डे लाइफ में, उनकी सोसाइटी, उनका कल्चर, हम बोलते हैं ना घर पे, उनका कल्चर ही अलग है। कभी हम बोलते हैं यार ये अलग दिख रहा है, अलग तरीके से खा रहा है, अलग तरीके से बोल रहा है, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट अलग है, या इसका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, या वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए ये ऐसे खाना खा रहा है या ऐसे बोल रहा है। कभी नहीं बोलते ना। व्हाट डू वी से? कल्चर। एंड व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कस्टम्स, राइट? वही मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं। मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं हर सोसाइटी में अलग कस्टम्स होंगे, अलग कल्चर्स होंगे, और अलग कस्टम्स होंगे, अलग कल्चर्स होंगे, उसकी वजह से वहां का लॉ भी डिफरेंट होगा। और वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री में और इंडियन कंट्री में नेचुरली देयर विल बी अ डिफरेंट लॉ, बिकॉज वी हैव डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर, डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारा लॉ भी डिफरेंट होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी सोसाइटी, एक पर्टिकुलर सोसाइटी का भी लॉ कभी स्टैटिक नहीं रहने वाला, मतलब इंडिया का भी लॉ वही नहीं रहने वाला, इट विल चेंज विद टाइम। जैसे जैसे सोसाइटी के कस्टम्स बदलेंगे, कस्टम कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि एक बार बन गई तो वो बस हमेशा बनी रहेगी, नहीं, दे विल बी चेंज्ड ओवर टाइम। समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, बट दे विल चेंज ओवर टाइम। कस्टम्स बदलेंगे, सोसाइटल स्ट्रक्चर बदलेगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलेगा, उसके हिसाब से लॉ बदलेगा। तो एक सोसाइटी के अंदर भी लॉ चेंज होगा ओवर टाइम, और जब हम दो सोसाइटीज को कंपेयर करते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। एग्री करते हो? Yes sir. यस सर। यस सर। तो देखा जाए तो समझदार आदमी है मॉन्टेस्क्यू, गलत बातें नहीं कर रहा है, ठीक बातें कर रहा है, थोड़ी बहुत सही बातें बता रहा है हमको। अब जो मेन बंदा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, वो सेविग्नी है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, कोई भी ऑथर पे क्वेश्चन आए, चाहे सेविग्नी पे आए, चाहे मॉन्टेस्क्यू पे आए, बच्चे बातें वो सारी लिखनी है जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल बातें थी, दोनों लोगों ने वो बातें बोली, ठीक है? तो आंसर क्वेश्चन किसी पे भी आए, सेविग्नी पे या मॉन्टेस्क्यू पे, यू नीड टू राइट द एंटायर थिंग, ठीक है? अब ये जो सेविग्नी है, ये है मेन बंदा, इनको बोलते हैं हम फादर, ठीक है? उनको कौन बोलते हैं? एक तरीके से फाउंडर बोल दो, या अ पर्सन हु लेड द फाउंडेशन, ऐसे बोल दो मॉन्टेस्क्यू को, क्योंकि ये जो सेविग्नी है और जो बाकी के लोग हैं बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में रखते थे उनको, ठीक है? पर जो सेविग्नी है, ये है मेन बंदा जिसने सच में बताया, डिजाइन किया और सच में जवाब दिया, किसको? एनालिटिकल स्कूल को और नेचुरल लॉ स्कूल को। और ये है सेविग्नी, ये फादर माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। और इन्होंने भी मिलती जुलती बात कही। देखो अब जो बातें आएंगी, क्योंकि ये शिष्य हैं, तो नो डाउट काफी चीजें सिमिलैरिटी होगी इनके गुरु की बातों में और इनकी खुद की बातों में, बट थोड़े थोड़े फर्क है, मैं वो बताते चलता हूं आपको। सेविग्नी ने बोला जो लॉ है, लॉ कुछ नहीं है, एक प्रोडक्ट है किसका? टाइम का, समय का।
जो मॉन्टेस्क्यू है उन्होंने बोला था लॉ कुछ नहीं है, लॉ सोसाइटी है, और सेविग्नी बोल रहे हैं लॉ कुछ नहीं है, लॉ टाइम है। दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, और दोनों ही लगभग लगभग सेम बात कह रहे हैं, पर अलग तरीके से कह रहे हैं। क्योंकि लॉ, जब मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि लॉ सोसाइटी है, पर उसके साथ साथ अगली बात में ये बोल दिया कि सोसाइटी है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, इट विल चेंज विद टाइम, क्योंकि कस्टम्स विल चेंज ओवर टाइम, हिस्ट्री विल चेंज ओवर टाइम, तो उसकी वजह से वही हो जाएगा। तो जब उन्होंने ये चेंज वाली बात बोली, वो सेविग्नी के क्लोज आ गए, और सेविग्नी भी यही कह रहा है कि द लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, इट डेवलप्स ओवर टाइम। कहने का मतलब है, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया का जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, देयर विल बी न्यू लॉज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एवरी डे, नॉट बिकॉज ऑफ अ रूलर, किसी रूलर की वजह से नहीं, किसी पार्लियामेंट की वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ दिस टाइम। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मानिए 100 लोग हैं, 100 लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मून पे, और मून पे वो 100 लोग रहना शुरू करते हैं आज से, इस डेट से 26 अक्टूबर से। ओवर टाइम व्हाट वुड हैपन, जैसे जैसे वो वहां पे रहेंगे, वो अपने उनके कुछ सिस्टम्स डेवलप करेंगे, चीजें डेवलप करेंगे। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर क्रिएटिंग लॉज इन द ट्रूथ सेंस, कस्टम्स डेवलप करेंगे। तो जैसे जैसे उनकी हिस्ट्री बढ़ती जाएगी, पहले 1 साल होगा, कुछ लॉ बनेंगे, फिर 10 साल होगा, फिर 50 साल होगा, फिर 1000 साल होगा, जैसे कि हमारी हमारी स्टेट है आज के टाइम पे। तो ऐसे ही धीरे 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 लॉ बनता जाएगा। इस वजह से सेविग्नी क्या है, लॉ इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम। मैं आशा कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ बच्चे आप सब ये चीजें लिख रहे हो अपने नोट्स में, ठीक है। और दूसरी बात कही सेविग्नी ने कि लॉ जो है स्टेट का जर्म है, जर्म नॉट इन द नेगेटिव सेंस, हम जैसा कहते हैं ना लाइफ बॉय से हाथ धो लो, डिटॉल से हाथ धो लो, जर्म्स मर जाएंगे, सेंस वही है बट नॉट द नेगेटिव। ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्टेट का, किसी भी पॉलिटी का लॉ जो है वो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है, बट ओवर टाइम वो धीरे 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 बड़ा होता है। लॉ एक ऐसी चीज नहीं है कि एकदम से आई और डंप हो गई, समझो बात को। लॉ वो नहीं है कि लोकसभा ने डिस्कस किया, राज्यसभा ने डिस्कस किया, और प्रेसिडेंट के जैसे ही साइन हुए और नोटिफिकेशन में आया, और जितनी भारतीय जनता थी उसके ऊपर डंप हो गया वो लॉ। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट लॉ। लॉ इज विच डेवलप्स ओवर टाइम। जैसे हम होते हैं ना, पैदा होते हैं छोटे से, फिर धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, है ना। ऐसे ही लॉ है। जैसे हमने जो 100 लोगों को मून में बेचा था, शुरू में उसने छोटा सा लॉ बनाएंगे, फिर वो जितने ज्यादा साल होते जाएंगे उस लॉ को, और जितने ज्यादा लोग उसको मानते जाएंगे, वो लॉ क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर वो एक एस्टेब्लिश्ड कस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा छोटे से बड़ा होता है लॉ। तो लॉ इज द जर्म ऑफ अ स्टेट, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, हाउ मच टाइम डू वी हैव, कितना टाइम हो गया अभी? 4:48। 48, ठीक है। ओके हो जाएगा खत्म, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, आप लोग थक तो नहीं गए हो? थोड़ा थकान महसूस हो रहा है? नो ब्रेक सर। लेना है? नो सर। ब्रेक लेना है 2 मिनट का? नो नो सर। सर। अच्छा ठीक है, पक्का सब लोग यस बोलो, बाकी सो गए क्या? ये सब सब लोग बोलो। नो यस। ठीक है। अगली बात सेविग्नी ने जो बोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ सेविग्नी ने बोला कभी भी लॉ को बोरो नहीं किया जा सकता। यू कांट बोरो लॉ, बोरो मतलब उधार नहीं लिया जा सकता। मतलब कोई लॉ जो किसी सोसाइटी का है उसको ट्रांसपोज करके दूसरी सोसाइटी में लगाया ही नहीं जा सकता, बिकॉज लॉ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, लॉ इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज अ लिविंग एंटिटी जो किसी भी सोसाइटी में धीरे 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 ऐसे करके बड़ा होता है। तो किसी को कहीं का भी लॉ कहीं पे भी उठा के नहीं रखा जा सकता। दैट विल, उसे पहली बात तो लॉ बोलेंगे नहीं क्योंकि वो वहां पे डेवलप नहीं हुआ है, और दूसरा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा,
क्योंकि दैट इज नॉट इन टर्म्स विद द कस्टम्स, विद द सोसाइटी, विद द इकोनॉमी, विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। इसलिए सेविग्नी ने बहुत क्लियरली बोला कि लॉ को कभी बोरो नहीं किया जा सकता, और इसको बोलने की वजह थी, ये टाइम था दोस्तों ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का। जो हमारा ब्रिटेन है वो पूरी दुनिया में अपना राज्य फैला रहा था, बड़ा हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बना रहा था, और वो वही चीज कर रहा था। जो उसके खुद के लॉ थे, उन्हीं से सिमिलर लॉज वो अपने सारे कॉलोनीज में डेवलप कर रहा था फॉर ईज ऑफ रूलिंग, कि उनको आसानी हो रूल करने में। तो उसी को बोल रहे थे, आप कितनी भी कर लो, कितना भी सिमिलर सिस्टम बना लो, कितनी भी उनको इंग्लिश एजुकेशन देख लो, every society is unique in itself and every society should be given the opportunity to develop its own laws. आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंडियन कंट्री है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी क्यों हो गया है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि हमने एक फॉरेन सिस्टम उठा के अपने ऊपर ट्रांसपोज कर लिया, और हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, वो हमारी चीज है ही नहीं। हमारा सिस्टम, जो हमारी हिस्टोरिकल सिस्टम था, वो बहुत अलग था, जिसके साथ हम कंफर्टेबल थे। आज 70-75 साल बाद भी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो फेल होता हुआ दिखता है, या फिर उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो सेविग्नी ने बोली, you can't just go and see a system in America and implement it here, and you can't just go to Britain and see the parliamentarian system, see the Lok Sabha and Rajya Sabha, the House of Commons or the Senate, and implement it here. You need to look at the people, वहां के लोग क्या हैं, उनका लेवल क्या है, कि क्या उनकी कल्चर है, क्या उनका हिस्ट्री है, देन ओनली, ये सेविग्नी ने बोला था, तभी आप सेंस क्रिएट कर सकते हो कि कोई सही में लॉ जैसी चीज है। तो सेविग्नी ने बहुत क्लियरली बोला था दोस्तों, लॉ कैन नेवर बी बोरोड। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? यस बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, मैं sir. सेविग्नी को पूरा डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है इस स्कूल का। और लॉ क्योंकि कभी भी बोरो नहीं किया जा सकता, लॉ हमेशा फाउंड होता है या डिस्कवर होता है। डिस्कवर मतलब लॉ हमेशा से है। हिस्टोरिकल स्कूल का मानना है कि लॉ है, आपको बस उसको डिस्कवर करना है, ढूंढना है, फाइंड करना है। और जब आप उसको फाइंड कर लोगे, डिस्कवर कर लोगे, उसको स्टैट्यूट में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसको स्टैट्यूटरी लॉ बोल देते हो। पर उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज अब पहली बार आई है या पार्लियामेंट ने कुछ एकदम धमाका कर दिया, नहीं, it was always there, you just need to find it, है ना, और डिस्कवर इट। तो लॉ हमेशा फाइंड किया जाता है और डिस्कवर किया जाता है। और ऑब्वियसली अगर इंडियन सोसाइटी का लॉ फाइंड करना है, डिस्कवर करना है, तो आप अमेरिका जाके थोड़ी ना करोगे, यूएसएसआर जाके थोड़ी ना करोगे, आयरलैंड जाके थोड़ी ना करोगे, ब्रिटेन जाके थोड़ी ना करोगे, कहाँ करोगे? इंडियन सोसाइटी में करोगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट महात्मा गांधी यूज्ड टू से। अगर आप महात्मा गांधी को पढ़ोगे डिटेल में, पंचायती राज सिस्टम was nothing but our Indian culture, our Indian history, the village system, the very village system of thousands of years of history, और सब लोग उसके साथ comfortable, but no one paid any heed। हम क्या देख रहे थे कि ये अच्छा है ये ले लो, वो अच्छा है वो ले लो, बट हम ये देख नहीं रहे थे कि अप्लाई आप किस पे कर रहे हो, है ना। तो it is always found and discovered and you have to look within, not the outside, within your own society, है ना। और ये सबसे बड़ा चांटा है सब अल्ट्रा मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के लिए, जो एक दूसरे को कॉपी करके बैठी हुई हैं और प्राउड फील करती हैं। और वो चांटा ये है, लॉ का सोर्स इज ऑलवेज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। लॉ उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कॉन्शियसनेस से आता है, कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आता, कभी भी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं आता। इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, एंड एनीथिंग दैट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ हियर और जिसको बस सुपर इम्पोज किया जा रहा है, उसको ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना,
कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो मेल ही नहीं खाता। आप किसी एक ग्रुप वाले ब्लड वाले बंदे को आप बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे तो व्हाट वुड हैपन? नहीं होगा ना। इट हैज टू बी, देयर हैज टू बी समथिंग टू, यू नो, उसमें कोई स्कोप होना चाहिए। सो सेविग्नी इज सेइंग वेरी क्लियर, और ये उसी टाइम पे हो रहा है जब ये सारी चीजें शुरू हुई थी। तो सेविग्नी ने एक्चुअली बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया लोगों को हेल्प करने का, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। The source of the law is, or the source of a society's consciousness lies in the consciousness of people. लोगों से पूछो, लोगों को देखो, उनको समझो, तब आपको लॉ मिलेगा। ठीक है। और आखिरी बात, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अब इसको प्रोनाउंस आप कैसे भी कर सकते हो, वॉल्कीस्ट थ्योरी, मैं इसको बोलता हूं, मुझे नहीं पता सही है बोलने का तरीका, गलत भी हो सकता है। तो वॉल्कीस्ट थ्योरी एक है सेविग्नी ने, और उन्होंने बोला कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टेट और स्ट्रॉन्ग लॉ की पहचान जाननी है या उसका सोर्स जानना है, तो वो हमेशा नेशनैलिटी में होता है। इस बात को मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा आपको, नेशनैलिटी में आएगा। क्या? स्ट्रॉन्ग लॉ, स्ट्रॉन्ग स्टेट किस में आएगा? नेशनैलिटी में। और यहाँ पे जो नेशनैलिटी का मतलब वो नहीं है जो नेशनैलिटी हम समझते हैं कि झंडा उठाओ, जनगण मन गाओ, या फिर जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है उसको मानो या ना मानो, फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी करो, नहीं, ये वो नेशनैलिटी नहीं है यहाँ पे। और इनफैक्ट बच्चों, द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशनैलिटी is nothing but composite culture। आप में से कई लोगों को ये बात नहीं पता होगी। आप हमेशा इस शब्द नेशनैलिटी को एसोसिएट करते हो अपने नेशनल फ्लैग से, नेशनल सॉन्ग से, पेट्रियोटिज्म से। दैट इज नॉट राइट। नेशनैलिटी रिफर्स टू द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। कोई भी कंट्री, नेशन, एक नेशन तब बनता है व्हेन दे शेयर द कल्चर, only then they are called nation states। एक कंट्री होने में और एक नेशन होने में बहुत डिफरेंस होता है। और किसी भी कंट्री को नेशन क्या बनाता है? उनका कल्चर। तो सेविग्नी बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटी मतलब स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रॉन्ग कस्टम्स, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री गिव्स बर्थ टू स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्ट्रॉन्ग पॉलिटी। अगर आपका कल्चर कस्टम से स्ट्रांग है, मतलब दैट मींस आपका लॉ स्ट्रांग है, तो जो स्टेट है, जो पॉलिटी है, जिसके ही पीछे सारी लड़ाई है, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। बट अगर यही पे लैप्स है, आप अपने ही कल्चर में बिलीव नहीं कर रहे, आप अपने ही कस्टम्स को दुकार रहे हो और बाकी की चीजों को पकड़ रहे हो, कभी भी स्ट्रांग लॉ नहीं आएगा। क्योंकि लॉ को लोग फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका समन्वय उससे होगा नहीं। क्योंकि लोग लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, व्हाट वुड हैपन? देयर वुड बी अ वीक स्टेट, वीक स्टेट, है ना। तो दिस इज द वॉगिस्ट थ्योरी। क्लियर है बच्चे? अभी तक सारी बातें क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सेविग्नी को। सेविग्नी जी फादर हैं हिस्टोरिकल स्कूल के। वो टाइम कहते हैं कि लॉ कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम है। लॉ जम है स्टेट का, जो जम से यहाँ पे समझते हैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ठीक है, ओवर टाइम। ठीक है। लॉ को कभी बोरो नहीं किया जा सकता। लॉ इज ऑलवेज फाउंड एंड डिस्कवर्ड। सोर्स हमेशा लॉ की कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल में होती है, और कहीं नहीं जाना आपको। और एक स्ट्रॉन्ग नेशनैलिटी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग स्टेट और स्ट्रॉन्ग लॉ को जन्म देती है। इसको हम वोल्काइस्ट थ्योरी। ऑल क्लियर? एनी डाउट इनटू सेविग्नी? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो हमारे लास्ट प्रोपोनेंट हैं वो है सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन हमारे इंग्लिश स्पीकिंग बंदा है, ब्रिटेन के ही हैं, और इनको फाउंडर बोला जाता है किसका? इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल का। हिस्टोरिकल स्कूल का नहीं, हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर किसको कंसीडर कर सकते हैं? मॉन्टेस्क्यू को। और फादर किसको? सेविग्नी को। बट जो इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल है उसको, मतलब ब्रिटेन में हिस्टोरिकल स्कूल को किसने फैलाया, या फिर इंग्लिश कल्चर में हिस्टोरिकल स्कूल को किसने फैलाया? सर हेनरी मेन ने।
ठीक है। और सर हेनरी मेन भी बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। सर हेनरी मेन ने कहा कि कोई भी लॉ जो है वो उसके 4 स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के। एवरी लॉ गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड लॉ। ठीक है। फर्स्ट स्टेज, और यहाँ पे ऑस्टिन से एग्री कर रहे हैं हेनरी मेन, और वो बोलते हैं लॉ जो है पहली स्टेज पे कमांड ऑफ रूलर होता है, मतलब कमांड ऑफ सोवरेन होता है। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन आना लगेगा। वही बात मैंने जो शुरू में बोली थी कि भी किसी भी स्कूल में जब बहुत ज्यादा लोग प्रोपोनेंट होते हैं तो क्योंकि वो इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं तो अलग अलग बातें कहेंगे, उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। पर कंफ्यूज मत होइए, कोशिश करिए कि हेनरी मेन कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो बात वही कह रहे हैं जो सेविग्नी ने कही, मॉन्टेस्क्यू ने कही, बस उनका जो तरीका है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला बोल रहे हैं सर हेनरी मेन कि लॉ जो है पहली स्टेज पे कमांड होती है रूलर की। समझना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर क्या होता है, जब वो कमांड होती है रूलर की, फिर ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कस्टम्स में। रूलर ने कमांड दी, ओवर टाइम लोगों ने उसको फॉलो किया क्योंकि वो रूलर की कमांड थी, फॉलो करते करते दैट डेवलप्ड इनटू कस्टम्स। ठीक है, समझो और सुनो। और ये जो कस्टम्स है पहली स्टेज पे, ये जो कस्टम डेवलप्ड हुआ, ये कंट्रोल में किसके होता है, रूलिंग क्लास के, मतलब राजा महाराजा उनके रूलर में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कस्टम्स डेवलप हुए, ये जो कस्टम्स डेवलप हुए रूलर की कमांड से जो बने थे, ये धीरे धीरे जो माइनॉरिटी है, मतलब वो लोग हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके हाथों में पहुंच जाते हैं कस्टम्स। दे ऑल्सो स्टार्ट टू फॉलो दीज कस्टम्स, और वो इन कस्टम्स के बेसिस पे टेक ओवर कर लेते हैं पावर को। सुनना, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ऐसा हुआ है, सच में हुआ है रियलिटी में। तो वो क्या करते हैं, इन कस्टम्स के बेसिस पे रूल को टेक ओवर कर लेते हैं, और जैसे ही वो टेक ओवर करते हैं, उनका पहला ही चीज जो वो करते हैं, वो क्या करते हैं, उन कस्टम्स को कोडिफाई कर लेते हैं, मतलब स्टैट्यूट बना देते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ बना देते हैं। और ये जो चारों स्टेजेस है ना, वो आपको कहीं बाहर नहीं, इंडिया की हिस्ट्री में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये मेन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहली स्टेज में जो लॉ है वो कमांड है रूलर की, दूसरी स्टेज में वो जो कमांड है वो कस्टम्स बन जाती है रूलिंग क्लास की, तीसरी स्टेज में वो जो कस्टम्स है वो माइनॉरिटी के हाथ में आ जाते हैं और वो सिस्टम को टेक ओवर कर लेते हैं, और जैसे ही माइनॉरिटी पावर में आती है वो लॉ को कोडिफाई कर देती है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मेन। अब इसको मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। जो ब्रिटिश एम्पायर हमारे कंट्री में डेवलप हुआ, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर 1858 में क्रांति के बाद 57 की जो वहां की क्वीन थी, उन्होंने डायरेक्ट रूल अपना एस्टेब्लिश किया यहाँ पे। ओवर द ईयर्स उन्होंने कुछ सिस्टम्स डेवलप करे, अलग अलग स्टैट्यूट्स पास करे, अलग अलग एक्ट्स हमारे लिए बनाए। ठीक है, उन्होंने, कहने का मतलब है क्या किया, कमांड की चीजें। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने कमांड किया कि देयर विल बी अ ऑफिस ऑफ वाइस रॉय, उन्होंने ये कमांड किया कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो कंट्री को चलाएगी। ये उनकी कमांड हुई, कमांड लोगों ने मानी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मानी, जो इंडियन एम्प्लॉयज थे जो ब्रिटिशर्स के, उन्होंने मानी, और ओवर द टाइम वो कमांड केस में डेवलप हो गई कस्टम में। कस्टम में मतलब कैसे डेवलप हो गई, एक वाइस रॉय का ऑफिस पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया, एग्जीक्यूटिव कमिटीज पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गई, सिस्टम डेवलप हो गया, कहने का मतलब है। परफेक्ट। ओके, सो फिर क्या हुआ, जो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, व्हाट डिड दे डू,
वो सिस्टम का पार्ट बनने की कोशिश करी, उन्होंने डिमांड करी कि हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में जगह दो, हमें वाइस रॉय के जो सबसे क्लोज लोग हैं, जो एडवाइजर्स हैं, उसमें हमारी सीट्स निकालो। व्हाट डिड दे डू? दे अडॉप्टेड दोस कस्टम्स और ओवर द टाइम दे टुक इट ओवर। उन्होंने पूरा कंट्री ले लिया धीरे धीरे, और उसी कस्टम्स के बेसिस पे, उसी सिस्टम्स के बेसिस पे टेक ओवर कर लिया। और जैसे ही टेक ओवर हुआ, जैसे ही लगा कि हमारे कंट्रोल में आ गई हैं चीजें, व्हाट डिड दे डू? उन्हीं कस्टम्स को जो कमांड के तौर पे बनाई थी किसी राजा ने, किसी क्वीन ने, उन्हीं को कोडिफाई कर दिया। क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन? वो क्या क्रिएट करता है? पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट राम जी ने बनाई थी? Who did create the parliament for the first time for our country? The Queen. उनके क्या एस्टेब्लिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कि हम विष्णु, भगवान विष्णु प्रेसिडेंट थे? कभी नहीं। किसने बनाई वो पोस्ट? द क्वीन। सो क्या हुआ? जो कमांड थी रूलर की, जो वो कस्टम बनी रूलिंग क्लास की, उसको माइनॉरिटी ने अडॉप्ट करके आगे जाके कोडिफाई कर दिया। और आज जितने भी भक्त हैं किसके? एनालिटिकल स्कूल के, ऑस्टिन के, जिसको वो लॉ मानते हैं, पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को लॉ मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ मानते हैं, वो एक्चुअल में लॉ किसको मान रहे हैं? ये जो है, ये आया तो बच्चे यहीं से, ये जो है ये आया तो यहीं से। समझ रहे हो सर हेनरी मेन कितना पीछे तक जा रहे हैं चीजों को समझाने के लिए? The basis of these codified law is nothing but the customs that developed over time, which were at a point of time, जो कभी किसी समय में किसी रूलर की कमांड हुआ करते थे। बस एक फर्क है, एक फर्क है सर हेनरी मेन में और सेविग्नी मॉन्टेस्क्यू में। सेविग्नी मॉन्टेस्क्यू को कहना है कि हमें रूलर की जरूरत ही नहीं है, सोसाइटी ओवर द टाइम अपने आप कस्टम्स को जन्म देती है। पर मेन का मानना यह है कि नहीं, सोसाइटी अपने आप कस्टम्स को नहीं बनाती। देयर इज ऑलवेज अ रूलर जो कुछ अपना ऑर्डर देता है, जो इतनी बार फॉलो होता है कि वो सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और वो जो रूलर का जो डिसीजन था वही आगे जाके कस्टम बन जाता है, और वही आगे जाके कोडिफाई हो जाता है, जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न लॉ कहते हैं। तो जो पूरी हिस्ट्री है, जो पूरी जर्नी है, वो सेविग्नी के लिए तो सीधी सीधी है कि सोसाइटी से आया लॉ, और आगे जाके कभी पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर लेगी, कभी जज बना देगा, पर दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, दे आर ओनली रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज ऑलरेडी देयर। बट ऑन द अदर हैंड सन हेनरी मैन इज सेइंग दैट देयर इज ऑलवेज अ रूलर। वो कोई चीज पहली बार करता है, उसका कोई कस्टम नहीं है उस टाइम पे, कोई चीज वो पहली बार करता है, और जो चीज वो रूल ऑर्डर देता है उसको इतनी बार फॉलो किया जाता है कि वो बन जाता है कस्टम। कस्टम अपने आप हवा में नहीं बनता, कस्टम वही बनता है जो रूलर कमांड देता है, और जब वो कमांड देता है देयर इज नो हिस्ट्री। तो इन अ सेंस यहाँ पे सर हेनरी मेन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, और सर हेनरी मेन जब ये बातें बोल रहे हैं तो कहीं कोने में बैठे हुए जॉन ऑस्टिन हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं कि क्या मूर्ख बना रहे हो अपना ही तुम लोग। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. देख रहे हो कैसे हाँ। स्मार्टनेस प्ले हो रही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आप इस क्लास की वीडियो को देखोगे 2-3 बार तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या बात यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, और यहीं पे बात खत्म नहीं होती सर हेनरी मेन की। उन्होंने एक और चीज बोली कि 2 तरीके की सोसाइटी होती है, एक होती है स्टैटिक सोसाइटी, एक होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ध्यान से सुनना, ये लास्ट पॉइंट है। उन्होंने बोला जो अभी तक हमने हिस्ट्री पढ़ी कि रूलर ने कमांड दी, फिर रूलिंग क्लास ने उसको कस्टम बनाया, फिर माइनॉरिटी क्लास ने उसको टेक ओवर कर लिया, और उसके बेसिस पे स्टैट्यूट बना दिया। ठीक है, यहां तक तो दोस्तों, यहां तक की हिस्ट्री होती है। और जो सोसाइटीज इसी लेवल पे रुक जाती हैं, मतलब स्टैट्यूट बना के स्टॉप हो जाती हैं,
उनको बोलते हैं हम स्टैटिक सोसाइटी, मतलब वो वहीं के वहीं रुकी हुई है, अब वो उसके आगे नहीं बढ़ रही, बिकॉज देयर इज नो नेक्स्ट स्टेप, तो वहीं रुक गई है। जैसे ही उन्होंने स्टैट्यूट क्रिएट कर लिया, दे आर स्टक देयर, उनको बोलते हैं स्टैटिक सोसाइटी। बट देयर आर अदर सोसाइटीज जो इसके भी आगे जा पाती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगे किस बेसिस पे जा पाती है? लीगल फिक्शंस के, इक्विटी के और लेजिस्लेशन के, इन 3 बेसिस पे जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो आगे बढ़ पाती है। कैसे बता रहा हूं। अब मानिए कोई स्टैट्यूट तो क्रिएट कर लिया, पार्लियामेंट्री लॉ भी आ गया, अब उसके भी आगे बढ़ना है। क्या क्या तरीके हैं उसके आगे बढ़ने की? एक ये शब्द आपने सुना होगा, लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन क्रिएट करके आप आगे बढ़ सकते हो। लीगल फिक्शन क्या होता है? कोई चीज जो इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट, बट आप उसका फिक्शन क्रिएट कर लेते हो। जैसे ये बात बोलना कि कंपनी जो है वो एक पर्सन है, एक जो कंपनी है वो एक पर्सन है, ये दोस्तों एक लीगल फिक्शन है। कंपनी क्या है? कंपनी असल में सच्चाई में तो पर्सन नहीं है ना। क्या उसके खून है? क्या कंपनी को आप ब्लड दे सकते हो? या कंपनी अपनी किडनी डोनेट कर सकती है? कंपनी क्या है? कुछ नहीं है, हवा में है ना, हमारे दिमाग में है कंपनी। कंपनी का हेड ऑफिस है वो तो बिल्डिंग है, कंपनी का ट्रेडमार्क है वो तो नाम है। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज नथिंग इन रियलिटी, बट लीगल फिक्शन इज कंपनी इज अ पर्सन, और उसको हम ट्रीट भी करते हैं एज अ पर्सन क्योंकि इट इज अ लीगल फिक्शन। तो लीगल फिक्शन के बेसिस पे कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो आगे बढ़ सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पे, इक्विटी मतलब कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में, हर चीज के बारे में लॉ नहीं बन सकता है। A majority of things in the society are regulated by the principle of equality. Equity का मतलब सही क्या है? मानिए कोई चीज है जिसके बारे में कानून नहीं है, पर मानिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर दिया है, नुकसान किया है ये क्लियर है, बट उसके बारे में लॉ नहीं है। What would you do? You have to deal with that case on the basis of the principles of equity, कि क्या होना चाहिए, what is right according to your own sensibility. तो अगर किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो देयर हैज टू बी प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। और लास्ट में है लेजिस्लेशन, मतलब अब आपने बना तो लिया स्टैट्यूटरी लॉ, पर वो हमेशा क्या बोला था? मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था? द लॉ विल चेंज विद चेंजिंग सोसाइटी। और अगर लॉ चेंज नहीं होगा चेंजिंग सोसाइटी से, तो क्या होगा? लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, क्योस होगा, है ना। तो लेजिस्लेशन का यूज करो, अमेंडमेंट्स लाओ, पुराने लॉस को हटाओ, नए लॉस को बनाओ। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, अगर किसी सोसाइटी को उस स्टेज से आगे बढ़ना है तो इट नीड्स लीगल फिक्शंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड the power to make legislations or making changes in the existing law. तो इन 3 बेसिस पे कोई भी सोसाइटी स्टैटिक से प्रोग्रेसिव बन सकती है। ये बात क्लियर है बच्चे? Yes. क्लियर टू ऑल? यस सर। सर एक बार Yes, इक्विटी बता दीजिए फिर से। हाँ, इक्विटी बच्चे कुछ नहीं होता। इक्विटी होता है, सिंपल सा मतलब होता है व्हाट शुड बी डन। शुड मतलब किसी चीज की, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो देयर इज नो ऑफेंस कॉल्ड थेफ्ट। चोरी का कोई ऑफेंस है नहीं, आईपीसी में कोई सेक्शन ही नहीं है। इमेजिन कर लो, अब आप एक सिचुएशन देखते हो कि एक व्यक्ति है, उसने दूसरे आदमी का पर्स चोरी कर लिया, ठीक है, कोई लॉ नहीं है उसके ऊपर, कहीं कोई गलत नहीं, कानून की नजर से देखा जाए तो देयर इज नो लॉ जिसके हिसाब से उसको सजा दी जा सके या उसका पर्स वापस मिल सके। बट फिर भी लॉ के ना होती हुए भी आपको बहुत क्लियरली आपका दिमाग इंडिकेशन दे रहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है और उसको सही करना चाहिए। सही करने के 2 तरीके हैं, कि वो पर्स वापस करा जाए और उसको सजा दी जाए। कह रहा है ना आपका दिमाग। आपका दिमाग ये तो नहीं कह रहा कि आईपीसी में तो सेक्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल सही हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ। आपका दिमाग फिर भी कह रहा है कि गलत हुआ है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। व्हाट इज राइट हियर अकॉर्डिंग टू योर ओन सेंसिबिलिटी, क्योंकि हर चीज के बारे में लॉ नहीं होता, और जिस चीज के बारे में लॉ नहीं होता, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी गाइड करते हैं। ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे सर हेनरी मेन थे।
अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच। कल हमारी कंपनी लॉ की क्लास होगी शाम को 4 बजे, तो जिसने एनरोल किया है तो उनसे मैं मिलता हूँ कल। थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ जो कल वाला लेक्चर था वो आप सबको ईमेल के थ्रू मिल गया होगा, और आज का भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक और यू अगर सर। कोई क्वेश्चंस है तो Thank- पूछ सकते हो आप। थैंक यू सर। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? No, sir.